आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैट का परमानेंट बेंच जम्मू में होगा, ये गैजेट नोटिफिकेशन के तहत आज डीओपीटी ने कहा। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं पूर्व बार प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट बी एस लाथे साहब। कैट का बेंच जो है परमानेंट बेंच, जम्मू बेंच के नाम से, आज उसकी गैजेट नोटिफिकेशन आ गई है। क्या कहना है आपका इसके बारे में? इससे पहले कि मैं आज की नोटिफिकेशन पर कुछ कहूँ, मुझे याद है मेरा इंटरव्यू लिया था आपने 29 अप्रैल की नोटिफिकेशन के बाद। जी 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 29 अप्रैल की नोटिफिकेशन में क्या था? देखिए ना, सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत पहली नोटिफिकेशन निकली, वो निकली थी 26 जुलाई 1985 को। ठीक। उसके तहत उन्होंने, चूंकि उस समय हम 370 से गवर्नर होते थे, तो उस समय चंडीगढ़ बेंच जो प्रिंसिपल बेंच बना, रीजनल बेंच, उसके तहत जो स्टेट ऑफ हिमाचल, स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, इनके जो मुलाजमीन थे, उसकी जो रिस्ट्रिक्शन उनके पास आई। ठीक। अब ये सिलसिला चलता रहा। अब चूंकि हम भी यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं 31 अक्टूबर के बाद, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो लागू हो गया, तो लाजमन था इसका ये कॉन्सिक्वेंस होना। तो जब ये 29 अप्रैल की नोटिफिकेशन आई, जो हमें ठीक नहीं लगी, जिसको हमने एजिटेट किया, इत्तेजाज किया उसके खिलाफ। इत्तेजाज आखिर क्यों किया? इत्तेजाज इसलिए किया कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी के जो मुलाजिम बन गए 31 अक्टूबर के बाद, उनकी सर्विस मैटर्स की सुनवाई को इन्होंने चंडीगढ़ कैट बेंच में जो रिस्ट्रिक्शन दे दी। तो हमने इस बात को अपोज किया कि भाई ये क्यों ऐसी बात की है कि अगर आपने, हम तो ये नहीं कह रहे थे कि भाई हमारे केसेस यूनियन कैट को नहीं जाएं, ये तो किसी का केस ही नहीं था। बिल्कुल। तो जब हमने इस बात पर इत्तेजाज किया, तो हुआ ये कि एक बड़ी मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक ऐसी स्टेटमेंट और एक रिस्पॉन्सिबल एक लोगों के से आई कि हम लोग यहाँ मिस इन्फॉर्मेशन कंपेन कर रहे हैं। अगर हमारी वो कंपेन कि भाई जम्मू में भी बेंच बनाओ, श्रीनगर में भी बेंच बनाओ और हमें चंडीगढ़ से छुटकारा दिलाओ, हमारे मुलाजिम, हमारे वकील इतने अमीर नहीं है कि वो यहाँ से कोई अपना हवाई जहाज करके दिल्ली चंडीगढ़ जाएंगे, यहाँ अपनी गाड़ियों पर जाएंगे, या हमारे मुलाजिम जो क्लास 4 हैं वो वहाँ तक जाके अपने केसेस की सुनवाई के लिए वकील करके उनको भी रिलीफ लेंगे। तो इस बात पर ये रिएक्शन आया बड़े सारे लोगों का कि भाई ये मिस इन्फॉर्मेशन कंपेन है। खैर, उसके बाद आपके इंटरव्यू के बाद हमारा टेक 1 में भी इंटरव्यू हुआ। हमारे प्रधान साहब थे, सेठी साहब थे, शकील साहब थे, मैं था। वहाँ भी हमारा स्टैंड ये था कि भाई हम ये मिस इन्फॉर्मेशन कंपेन नहीं कर रहे हैं, हम एक अपनी तरफ से एक ओपिनियन दे रहे हैं इनको कि इस 29 अप्रैल की नोटिफिकेशन के रू से क्या क्या दुश्वारियाँ हैं जो हम गरीब स्टेट के लोगों को भुगतने पड़ेंगी। ठीक। खा वो वकील हो, खा वो क्लाइंट हो। जी। तो खैर, आज मुबारक की बात है कि जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उन्होंने इसको मिस इन्फॉर्मेशन कंपेन नहीं, अपनी जो उनकी सोच थी, जो अपनी सोच के मुताबिक वो जो कहते थे कि हम मिस इन्फॉर्मेशन कंपेन कर रहे हैं, उस बात को उन्होंने आज करेक्ट किया। देखें क्या फ़र्क है नोटिफिकेशन ऑफ 26 जुलाई 85, notification of 29th April 2020 and notification of 8 May 2020। तीनों में फ़र्क है ना। आज
ये हमारे लिए सभी के लिए अच्छा दिन है, खुशी का दिन है कि श्रीनगर में भी बेंच, जो नोटिफिकेशन निकाली गई है उसमें ये है कि जम्मू में भी बेंच होगा और श्रीनगर में भी बेंच होगा, और तीनों खित्तों की, जो पुराने स्टेट के खित्ते थे तीनों, आज तो एक यूनियन टेरिटरी हमारी है जम्मू कश्मीर की, एक लद्दाख की, तो इन दोनों यूनियन टेरिटरी के केसेस जम्मू और कश्मीर में सुने जाएंगे। ये इनकी नोटिफिकेशन आज की कह रही है 28 अप्रैल की, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन जो है ये सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 5 के तहत है। ठीक। जो नोटिफिकेशन सेक्शन 18 की है ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, उसमें बजाय चंडीगढ़ बेंच के उसको ओमिट किया गया और हमें चंडीगढ़ बेंच से एक्सक्लूड करके हमारा नया जम्मू बेंच में इंक्लूड किया गया। ठीक। अब सवाल ये होता है कि क्या इस नोटिफिकेशन के बाद जो हम चाहते थे, या जो वकीलों की सोच थी, या जो क्लाइंट्स की सोच है, क्या वो टोटल रिड्रेस हो गया या अभी भी कुछ बकाया है? मैं आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को, पर्टिकुलरली हमारे पीएमओ ऑफिस में हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो जल्दी नाराज़ हो जाते हैं अगर कोई सच बात कहे, तो खामखा में उसको मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन समझ बैठते हैं। अगर हमने कोई बात की, आज आपने वही बात को रिड्रेस किया। ठीक। जो डे 1 से हम कह रहे थे, मेरे इंटरव्यू हुए, सेठी साहब ने किया, प्रधान जी ने किया, प्रणब अपना कोहली साहब ने किया, शकील साहब ने इंटरव्यू दिया, और बहुत से लोगों ने, कश्मीर बार का रेजोल्यूशन आया। तो ये कोई मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन नहीं थी, ये इनको हम ये समझा रहे थे कि इस 29 की अप्रैल की नोटिफिकेशन से क्या क्या दुश्वारियाँ सामने आने वाली हैं। अस्ताद साहब, इसमें एक और चीज़ है कि जम्मू बेंच नाम रखा गया है इसका। इस बेंच का नाम जम्मू कश्मीर बेंच भी हो सकता था, लेकिन जम्मू बेंच नाम जो रखा गया है, इसको कितना सिग्निफिकेंट आप मानते हैं? क्या देखते हैं जम्मू बेंच के नाम से? देखे ना, ये कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें पॉलिटिकल टिंज होती है। कौन जम्मू के नाम पर क्या करता है, क्या चाहता है, क्या लोगों को कन्वे करना चाहता है, ये एक पॉलिटिकल बात होती है। मैं इस पर कोई बात नहीं करूँगा। क्वेश्चन ये था कि हमें जम्मू कश्मीर में, जम्मू में भी और कश्मीर में भी हमारे बेंचेस होने चाहिए। अब उसका नाम, ये कुछ डिसिसिव अप्रोच होती है कि अगर उसका नाम कश्मीर रखा जाता तो हमें बड़ा दुख होता, अगर उसका नाम जम्मू रखा गया तो उनको दुख हुआ। ये पॉलिटिक्स है, ये इस पॉलिटिक्स के हम बड़े शिकार हुए हैं। हमारे लोग हैं। क्वेश्चन ये है, प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन था वो ये था कि जम्मू कश्मीर के जो जितने भी मुलाजमीन हैं उनको डोर स्टेप जस्टिस मिलना चाहिए। वो आज इस नोटिफिकेशन से मिला है, और इसके लिए हम मुबारक पेश करते हैं जितेंद्र सिंह जी को भी, या जो भी कंसर्न लोग हैं, या जिस वुकला ने या जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात को समझाने में। मुझे याद है हमारे प्रेसिडेंट साहब, जब हमारा टेक वन में इंटरव्यू हुआ, उन्होंने बड़ा कैंडिडली एग्री किया कि हमने ऑलरेडी टेकअप किया है इस नोटिफिकेशन को अमेंड करने के लिए। तो अल्टीमेटली जो हम लोगों ने बात की, अपार्ट फ्रॉम, इसको पॉलिटिक्स में इंटरमिंगल नहीं करें, पॉलिटिक्स को एक साइड छोड़ के जो हम बात कर रहे थे, आज हमारी बात सच साबित हुई ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात पर नज़रसानी करनी पड़ी कि भाई 29 अप्रैल की नोटिफिकेशन जो है ये दुखदायक है। क्या वो मुलाजमीन हैं, क्या वो वकील हैं, और आज जो नोटिफिकेशन आई इसके लिए अपने अपने तरीके से जिसने भी किया, क्या वो वुकला हैं, क्या वो पॉलिटिशियंस हैं,
क्या वो पॉलिटिकल लोग हैं, जिन जिन ने भी, इवन के अपनी पार्टी वालों ने भी इस बात को इत्जाज़ किया था, मैं सभी को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ। साहब इसमें एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, अब कैट का परमानेंट बेंच तो यहाँ पर आ गया, लेकिन बीच में हालांकि इसमें जिस दिन चीफ जस्टिस साहिबा की चिट्ठी गई थी और उसके बीच में भी हमें ये वहाँ से खबरें आ रही थी कि कैट का परमानेंट बेंच जो है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, जल्द नोटिफिकेशन इशू होगा। लेकिन बीच में हमने देखा अखबारों में खबरें आ गई कि कैट चंडीगढ़ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस सुन रहा है, फिर ट्वीट भी हो गए कि जनाब कैट ने तो केसेस सुनने स्टार्ट कर दिए हैं। इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं? और ये कोशिश, माफ़ कीजिएगा, कश्मीर से नहीं हुई, ये कश्मीर जम्मू से ही हुई, जहाँ एक तरफ से यूनाइटेड वॉइस थी कि कैट का परमानेंट बेंच यहाँ पर होना चाहिए, वहीं पर क्या आपको नहीं लगता कि जो कैट का ऑलरेडी जुरिस्डिक्शन जो एक्सटेंड की गई है उसी में लोगों को कन्विंस किया जाए जी कैट चंडीगढ़ ही जाएं? अब ये लोग कौन थे और ये क्यों हो रहा था? देखें, इसके पहले भी मैं इस पर अपनी टिप्पणी करूं, मैं इस बात को भी नहीं भूल सकता कि हमारे आदित्य शर्मा हैं, उन्होंने PIL की, बिल्कुल, हमारे गगन बसोत्रा जी हैं, उन्होंने PIL की, हमारे आशीष कोतवाल हैं, उन्होंने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जाके की। तो इस बात का क्रेडिट कि भाई ये मैंने किया, कोई कहे मैंने किया, कोई कहे मैंने किया, ये बात नहीं, इसका क्रेडिट जॉइंटली सभी को जाता है। उसमें गगन बसोत्रा जी कह लें, आशीष कोतवाल जी कह लें, आदित्य शर्मा जी कह लें, इवन जो हमारे विशाल शर्मा जी हैं जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया, उनको कह लें, इसमें चीफ जस्टिस साहिबा कह लें, सभी को इस बात का जॉइंटली क्रेडिट जाता है कि इन लोगों की आवाज़ उठाने से, चिट्ठी लिखने से ये हम कामयाब हुए। अब यहाँ तक आपने वो बात पूछी कि कुछ लोग कंटिन्यूसली इस बात को प्रोपोगेट कर रहे थे कि कैट सुन रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही। देखें, कुछ लोग होते हैं मोर लॉयल देन द किंग, नए नए फील्ड में होते हैं, अपनी जान पहचान बनाना चाहते हैं, ये एक ह्यूमन कमज़ोरी है। लेकिन मैं उनको भी कहूँगा कि उन्होंने कम से कम गवर्नमेंट के इशारे पर कोशिशें की, लेकिन इसको डायरेक्टली अपोज नहीं किया। हाँ, डायरेक्टली अपोज नहीं किया। देखे ना, बात ये है कि उन्होंने गवर्नमेंट के इशारे पर, जैसे किसी ने कोई कान मरोड़ा होगा, उन्होंने कह दिया, उनका अपना कुछ कहना नहीं है, ट्वीट डाल दिए कि जितेंद्र सिंह जी अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये अपना अपना एक सिस्टम है अपने आप को लाइमलाइट में रखने का। ये ऐसा हर दौर में हुआ है, हर दौर में जहाँ जहाँ लड़ाई होती है वहाँ वहाँ सरकारी लोग भी होते हैं जो उस लड़ाई को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी को मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने क्या हमारे मेंबर्स हैं, मेंबर्स ने कितना शोर डाला, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी कोर्ट के हैं लॉयर्स के, उसमें कितना हाईलाइट हुआ। तो ये सारे मेंबर्स को, क्या वो कश्मीर के वकील हैं, क्या वो जम्मू के वकील हैं, मैं तो बाई एंड लार्ज अपनी लीगल फ्रेटर्निटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने, इनके अलावा जो भी पॉलिटिकल लोग थे जिन्होंने इस बात को कहा, उन सभी ने मिलके हमने ये साबित कर दिया कि 29 अप्रैल की नोटिफिकेशन के तई अगर हमने अपनी आवाज़ उठाई तो वो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन नहीं थी। आज ये हमारी सबकी जीत है। असला से जैसे आपने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन, अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये जो कैट का परमानेंट बेंच जम्मू में आया है, इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए? परेशानी ये आ रही है कि जो आपका जहाँ जो स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के सामने एक तो सरकारी बंगले हैं बहुत सारे, उसके बाद 32,000 केस हैं जो वहाँ जाएंगे, लगभग एक टाइम में 150 लोग भी अगर वहाँ आते हैं तो पार्किंग की वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, वो परेशानी है। फिर वो सारा सिक्योरिटी रिस्क है क्योंकि पीछे आपके ब्यूरोक्रेट्स के बंगले हैं, वहाँ पर मंत्रियों के बंगले हैं, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर का आवास है। कल जब आपका मुख्यमंत्री बनता है तो आपको नहीं लगता कि बहुत मुश्किल हो जाएगा कम्यूट करना? तो क्या आपको लगता है कि कौन सी जगह माकूल होगी? क्या स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन की बिल्डिंग से ही शुरुआत होनी चाहिए या आप अपनी तरफ से कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि कहाँ पर बिल्डिंग होनी चाहिए? ना, इसमें मैं ये कहूँगा कि जो लड़ाई हमने
29 अप्रैल से आज दिन तक लड़ी। इसमें एक इशू पर हमें रिलीफ मिला है। यहाँ तक लोकेशन ऑफ द कैट बेंच का कंसर्न है, इसके लिए हमें दोबारा लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई हमारी यहाँ कंक्लूड नहीं हो गई। लोकेशन कैट बेंच की एस्टेब्लिशमेंट इज वन पार्ट, इसके लिए सभी को मुबारक। लेकिन कैट बेंच की लोकेशन ये अनदर एक इशू है। और मेरी अपनी ये ख्वाहिश है, मतलब पूरी लीगल फर्टर्निटी की, मैं अपनी पर्सन तो कोई मेरी बात नहीं है, हम तो इस दौर में आगे हैं कि कितनी वकालत करनी है, और अब 70 साल के तो हो चुके हैं, कितनी वकालत करनी है कितनी नहीं। मुझे तो हर एक्शन में अपने बच्चे जो हमारे आ रहे हैं उनका फ्यूचर नज़र आता है कि उन बच्चों के फ्यूचर के लिए हम क्या करके छोड़ के जाएंगे। मेरा कंसिडर्ड व्यू है कि जिस तरह हमने ये एहतजाज किया, अपनी लीगल फर्टर्निटी से अपील है कि नेक्स्ट लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं, और कैट बेंच की जो लोकेशन है वो खा जम्मू में हो या श्रीनगर में हो, वो हाई कोर्ट के इर्द गिर्द होनी चाहिए। यहाँ वकील अपना हाई कोर्ट का काम भी कर सके और वहाँ सर्विस मैटर भी जाके अटेंड कर सके, और कम से कम पार्किंग की स्पेस हो। देखिए ना, ये जो अकाउंटेबिलिटी कमीशन वाली बिल्डिंग है, यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं लग सकती है। अगर 500 केस लगा है, 4 आदमी वहाँ बैठते हैं, 4 आदमी श्रीनगर में बैठते हैं, तो लोकेशन तो ऐसी होनी चाहिए ना। आज के दौर में सबसे पहले देखिए ना, हमने कितने रूल्स बनाए, बैंक्वेट हॉल बने, पहले इतना एरिया और इतनी लोग पार्किंग होनी चाहिए। आज अगर कोई माल बनता है, इतना एरिया इतनी पार्किंग होनी चाहिए। आप एक कोर्ट बनाते हो, हर वकील के पास तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता ना। बिल्कुल, हर वकील के पास सरकारी गवर्नमेंट की कटसी नहीं होती ना कि उसको पुलिस वाला दिया है, वो उसकी गाड़ी भी चला रहा है, वो उसके घर का काम भी कर रहा है। ये तो बड़े चंद वकील हैं जिनके पास जिनका इन्फ्लुएंस है। हालांकि मैंने 90s में टेररिस्टों के खिलाफ वकील रहा, मुझे ऑफर भी हुई कि आप सिक्योरिटी ले, मैंने कभी नहीं सिक्योरिटी। मैं एक वकील को क्यों सिक्योरिटी चाहिए? मैं तो जो जजेस की सिक्योरिटी है, जज को क्यों सिक्योरिटी चाहिए? जिसने इंसाफ करना है उसके पास मिलिटेंट भी आता है, उसके पास एंटी नेशनल भी आता है, उसको तो इंसाफ करना है। अगर वो इंसाफ करता है तो सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है? आप बताएं, यहाँ से 20 वकील चले जाते हैं जो बेचारे गाड़ी खुद चलाते हैं, उनके पास कोई ड्राइवर भी नहीं होता, कहाँ गाड़ी खड़ी करेगा अकाउंटेबिलिटी के बाहर? ठीक है ना, तो हर रोज चलान करा के वापस आएगा ना, या गाड़ी लिफ्ट हो जाएगी। तो ये एक दोबारा एक मजाक है हमारे साथ कि हमारी जो इसकी लोकेशन है, गवर्नमेंट शुड रिकंसिडर दिस कि हमारी काउंटेबल इसकी कैट की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। और लोकेशन मेरे हिसाब से इवन हमारी हाई कोर्ट में इतनी स्पेस है कि अगर वो यहाँ हमारी जुडिशल एकेडमी है, उसके आगे भी बहुत सी जगह पड़ी है, वहाँ कैट बेंच बैठ सकते हैं। फिर हम समझेंगे कि वकीलों का या उनके क्लाइंट्स का जो मुलाजिम है उनका रिड्रेसल हुआ। ये मेरा मानना है। साथ साहब, बिल्कुल आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि कैट का जो परमानेंट बेंच यहाँ पर बनाया गया है, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितने लॉयर्स इसमें होने चाहिए? क्या आप समझते हैं 5 काफ़ी हैं, 10 काफ़ी हैं? कितनी कोर्ट्स इसकी होनी चाहिए? कितने एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल मेंबर्स आपको लगता है कि जिससे ये? देखिए ना, कैट बेंच के जो हमारे चेयरमैन थे दिल्ली के, उनकी अब अगर आप रिबटल देखें जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी थी, तो उन्होंने इम्प्लाइडली एक्यूज़ किया था हाई कोर्ट जजेस को कि पेंडेंसी अगर है तो इनका कसूर है। अगर कैट बेंच बन भी जाए, सपोज एक बेंच इधर बैठ गया, एक बेंच श्रीनगर बैठ गया, तो पॉसिबल नहीं है कि हमारी जो पेंडेंसी है उसको कैटर कर सके, या जो फ्रेश इंस्टीट्यूशन है उसका डिस्पोजल कर सके। मेरा मानना ये है कि जैसे हम चाहते थे, हमारी हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ 17 की थी, तो उसमें स्ट्रेंथ कम थी, लेकिन फिर भी 3 जजेस यहाँ हुआ करते थे
और सप्लीमेंट्री जो चीफ जस्टिस साहिबा ने नई पॉलिसी अडॉप्ट की, उसके मुताबिक ये था कि जितने भी बेंच अवेलेबल हैं उनके पास, सभी के पास सप्लीमेंट्री जाती थी, तो 10 से कम कोई केस नहीं होता था। तो मेरा ये मानना है कि मिनिमम अगर हम रिलीफ देना चाहते हैं, सही मानों में एक्सपीडिशियस डिस्पोजल करना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि इट्स ए फंडामेंटल राइट, तो ऐसा अगर कल को एक बेंच इधर दे दें, एक बेंच श्रीनगर दे दें, ये फिर मजाक है हमारे साथ। तो कम से कम मिनिमम जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि लद्दाख को भी कैटर करना है, कम से कम 10 लोग होने चाहिए प्योरली इस फील्ड में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व बार प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट BS लाथिया। हालांकि तबीयत इनकी ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हमने जब गुजारिश की तो इन्होंने इंटरव्यू के लिए माना और बात की। तो आपने साफ तौर पर इनकी बात सुन ली कि एक तो मुबारकबाद बहुत बहुत MOHSIN PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कि उन्होंने वकीलों की परेशानी को समझा और कैट का वो जो ऑर्डर पहले आया था उसको मॉडिफाई किया और बेंच दिया। और सबसे ख़ास बात ये कि बेंच का नाम जम्मू कश्मीर रखने की बजाय जम्मू बेंच रखा। दूसरा, सीनियर एडवोकेट BS लाथिया ने ये बात भी बिल्कुल साफ कही कि 10 मेंबर्स कम से कम होने चाहिए ताकि जम्मू में भी सुनवाई हो सके और कश्मीर में भी सुनवाई हो सके, किसी किस्म की कोई भी परेशानी किसी को ना हो। उदारवाद इसी को कहते हैं। कोई भी चीज़ जम्मू संभाग को अगर आज जम्मू के नाम से मिली है तो आपने सीनियर एडवोकेट BS लाथिया से सुन लिया कि कश्मीर के साथ भी कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे ऐसी किसी हस्ती के साथ और बात करेंगे कैट को लेकर जो आज ये फैसला आया है।